देखो हो गया, आप शुरू कर रहे हैं क्लास, समझे? जी चलो सर। तो देखो, जी सर जी। देखो आज का जो है, हम तो डिजीज पर ले गए थे, लेकिन फिर दिल में हुआ कि तुमको सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम छूट रहा है रेस्पिरेटरी का, और उससे भी जितनी डिजीज है सब में साइन सिम्टम आता है तो हम बता ही देते रहते हैं। अक्सर हमारा आदत है कि जो साइन उसके बारे में बता देते हैं क्यों होता है। हम लगभग सबका पैथोफिजियोलॉजी बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम लोग को ये चीज पढ़ा दें कि सिम्टम्स का इम्पोर्टेंट तो हर सिस्टम में है, हर सिस्टम में है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ऐसे सिस्टम है भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये नहीं कहेंगे कोई सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने हम लोग को है सब सिस्टम नेसेसरी है और सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचा कि सिम्टम्स कम से कम रेस्पिरेटरी सिस्टम को तुमको बता दें, इससे क्या होगा आगे तुमको समझने में आसानी होगी। ठीक है सर, शमशाद को ज्वाइन कर लीजिए। किसको? अरे शमशाद को शमशाद और क्या कर, हम तुम ही लोग देख लेगा, नहीं ज्वाइन होगा तो क्या होगा, एब्सेंटी होगा तो क्या होगा? बोलो उसको फिर आने के लिए। कहाँ आया? बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। कहाँ कर रहा ही नहीं रहा, हमने आएगा तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमने नहीं आ रहा है। जब हम बोल दे रहे हैं उसको, फिर से मैसेज किया हमको कि सर को हाँ ज्वाइन करना। हाँ ठीक है, तो फिर कहाँ आया, फिर हट गया, आएगा तब ना शुरू कर। फिर से भेज रहा है सर। हाँ भेज रहे हैं, देख लेते हैं, लेकिन लैब वो हो गए हैं, रिकॉर्डिंग शुरू है, समझे? इसलिए बीच में डिस्टर्ब ठीक है नहीं। सर। जो सिम्टम जो आज का जो हम लोग को जो सिम्टम्स है, जो अमराज निजाम तनफ्फुस, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जो साइन सिम्टम्स का बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने तो बता दिया सब में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो सबसे पहला जो साइन सिम्टम्स है, तो सबसे पहले कफ होता है, कफ। इसका जो साइन सिम्टम्स है कफ, तो कफ में भी क्या है कि कफ है ड्राई कफ, जैसे ड्राई कफ है दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव कफ। दूसरा है प्रोडक्टिव कफ। तीसरा प्रेक्सिस्मल कफ, यानी प्रेक्सिसन कफिंग कफ। तो प्रोडक्टिव कफ को वेट कफिंग कहते हैं। तो इसका कुछ मैकेनिज्म और बता देते हैं, तुम लोग को भी अच्छा रहेगा। तो ये जो खांसी, जिसको जनरल में खांस, उर्दू जबान में हम लोग खांसी कहते हैं, नहीं कहते खांसी आ रही है, तो ये खांसी जो का जो अलामत है, ये जो हम लोग को जो अलामत है, ये एक जनरल अलामत नहीं है जो कफिंग किया, मुंह से ऐसे किया खा कर दिया हो गया, लेकिन ये भी नर्वस न्यूरॉन से, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और नर्वस सिस्टम में मेडुला ओब्लंगाटा जो है, हम जो रेस्पिरेटरी लगती है उसका मेन मरकज है, सेंटर है, तुम लोग तो पढ़े ही हो सबका। तो मेडुला ओब्लंगाटा से मरकज, जो भी हम कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, सब वो रिफ्लेक्स होता है, वहां से आता है। तो जो हम लोग खांसी जो कफिंग करते हैं, तो कफ कैसे करेंगे? तो कफ में क्या होता है, कफिंग करने पहले सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। लेकिन जो कफिंग होता है अक्सर क्या रहता है, एक्सपायरेशन करता है, किसका? एक्सपल्सिव एक्सपायरेशन करता है। तो इसमें जिस तरह हम लोग तुम लोग को पढ़ाए थे हिस्ट्री में जिस तरह हम लोग बताए थे, क्या होता है, सिर्फ स्टोमैक नहीं रहता है, डायफ्राम, स्टोमैक, रिब्स कैप, सब एक दूसरे से स्टिमुलेट होता है, सबके स्पाज्म होता है, उसके कारण होता है। इसी तरह हमारे भी कफिंग जो करते हैं, कफिंग में वॉलंटरी नर्व रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये दोनों सब होता है। इसीलिए उसको डिप्रेशन में हल्का सा बता देते हैं कि कैसे होता है पैथोफिजियोलॉजी। तो कफ इज एन एक्सपल्सिव एक्सपायरेशन that provide a normal protective mechanism for the clearing to the tracheobronchial tree of the secretion and the foreign material। यानी ये जो कफिंग जो होता है अक्सर अपर रेस्पिरेटरी में बहुत कम होता है, जो लोअर रेस्पिरेटरी में, अपर रेस्पिरेटरी में कुछ है, जैसे ड्राई कफिंग में है, लेकिन लोअर जो एक्सपल्स करते हैं, कफिंग करते हैं, जो एक्सपल्स कोई भी निकलते हैं, जैसे प्रोडक्टिव पर निकलता है, अक्सर ज्यादातर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकलता है, ब्रोंकियल ट्री ऑफ द सिक्रेशन एंड द फॉरेन मटेरियल। कोई फॉरेन मटेरियल हम इनहेल करते हैं, उसके कारण उसके एंगेस्ट में कफिंग होती है, विच इज द एसोसिएटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड। कफ एक साउंड की तरह आती है,
जब छोड़ देते हैं उसके बाद लोग ज्वाइन करते हैं। तो मैकेनिज्म है, देखो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो इसी में कफिंग करने से सांस लेते हैं, तो हम लोग 600 यानी 2.5 लीटर से यानी कम से कम 2 लीटर से 1800 ml से लगभग 6 लीटर तक, या 5 से 6 लीटर, कभी कभी किसी लोग ज्यादा हो, जैसे 1 क्विंटल आदमी है तो 8 लीटर तक उसकी कैपेसिटी रहती है ऑक्सीजन को इंस्पायरेशन करने की। लेकिन एक नॉर्मल आदमी में 2.5 जो हम लोग एयर एक्सपायर्ड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सांस जो लेते हैं इंस्पायरेशन में जो करते हैं, तो एक नॉर्मल जो है 2.5 लीटर इंस्पायर करते हैं, और जब करते हैं तो इंस्पायरेशन करते हैं तो इन होता है, तो गुलेटिस क्लोज रहता है, और इंस्पायरेशन करते हैं वोकल कोड शंट इंटरप्ट द एयर विद इन द लंग्स, यानी हम इंस्पायर करते हैं और उसके बाद जो एक्सपेल्ड आउट होता है, तो वक्त क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है फोर्सफुली एंड पुशिंग द अगेंस्ट द डायफ्राम, यानी जिस तरह हम लोग जैसे ऐसे बैठे हैं तो फोर्सफुली कफिंग करते हैं, यानी आगे की तरफ झुकते हैं कफिंग में। उस पर क्या होता है, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल प्रेशर, इसके बाद पूरा एपिग्लोटिस ओपन होता है, उसके सब एक साथ ओपन होता है और बहुत स्पीडली से, तो vocal cord and epiglottis sudden open widely at the speed of the velocities remaining the 75 to 100 miles per hour, यानी इतनी स्पीड इसकी होती है, तो इसलिए एक कफ की तरह आवाज आती है और एयर निकल जाती है, उसमें एपिग्लोटिस ओपन होता है। देखो इसमें भी एक बताया गया है, तो एक पिक्चर से कि हम लोग कैसे एक्सपेल कफिंग करते हैं, इंस्पायरेशन लिया, एक्सपायरेशन किया, कंप्रेस किया, बाहर निकाल दिए, तो उसमें देखो साफ पिक्चर से भी बता दिया है कि किस तरह डायफ्राम यहाँ है, इससे ज्यादा डायफ्राम हुआ, इससे आगे डायफ्राम हुआ, आगे की तरह एक्सपल्ट की तरह होता है, यानी एक तरह बैरल सेपरेट की तरफ आगे की तरफ फूलने लगता है, तो आगे तक कफिंग होगा, उसके बाद निकल जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है छोटा, जो मैकेनिज्म है जो इसको हम लोग कफिंग करने के लिए करते हैं, और सब आदमी कफिंग करते हैं, हमेशा करते हैं कफिंग, इसलिए नहीं कि हमेशा फॉरेन बॉडी या जनरल भी खाते हैं, हमेशा कफिंग होता है, हल्का से इरिटेस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कम होता है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और लोअर रेस्पिरेटरी कॉमन में सबसे ज्यादा कफिंग लोग करता है फॉरेन बॉडी इनकी है। तो एक इटियोलॉजी जो है, हम लोग जो कफ का जो इटियोलॉजी में 3 टाइप को बांटते हैं, एक है एक्यूट कफ, दूसरा है सब एक्यूट कफ, और तीसरा है क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ 3 वीक के अंदर को कफ को, जो कॉमन कफ जो होता है उसको एक्यूट कफ में हम लोग शुमार करते हैं, इतना 3 वीक से अंदर जो कफ होता है इसको एक्यूट कफ में हम लोग शुमार करते हैं, और 3 से 8 वीक तक सब एक्यूट कफ में शुमार करते हैं, और क्रोनिक कफ मोर देन 8 वीक से जो ज्यादा होता है वो क्रोनिक कफ में शुमार किया जाता है। इनको 3 तरह से बांटा गया है। तो एक्यूट जो कफ होता है अक्सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है एक्यूट कफ, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, नजल ब्लॉक समझे हुआ, या साइनोसाइटिस, बैक्टीरियल सैनिटरी, या व्हिपिंग कफ, जब बॉर्डरला पर्टुसिस, व्हिप कफ पर्टुसिस, इस सब को में कॉमन आता है। 3 वीक के अंदर आया कफ उसमें होता है, अक्सर ये ड्राई कफ, ज्यादातर ड्राई कफ ही होता है अपर रेस्पिरेटरी। दूसरा न्यूमोनिया में भी ड्राई होता है, बाद में वेट में भी चेंज हो जाता है, पैक्सिस्मल में भी चेंज होता है, इसका और अलग अलग स्टेज चेंज होता है, जिस स्टेज में निमोनिया का 3 स्टेज, सब स्टेज में अलग अलग होता है। दूसरा कोई पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो, इम्बोलाई हो गया, एयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कुछ हुआ उस टाइम में। दूसरी कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, बेसल कंजेशन हो जाता है, एल्वियोलर फ्लूइड फिलअप हो जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाता है, तो इसके कारण फ्लूइड फिलअप रहता है में, इसलिए जिसी बार पेशेंट हम लोग लाइन डाउन जाते हैं सुपाइन पोजिशन, उसमें कफिंग ज्यादा होने लगता है, तो एक्यूट कफ होता है, अक्सर ये ड्राई कफ में शुमार किया है एक्यूट कफ को। दूसरी बात, सब एक्यूट कफ जो होता है वह जो होता है पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट नजल ड्रिप, वायरल इन्फेक्शन, पर्टुसिस, ट्यूबरकुलोसिस
अक्सर याद रखना, जो ट्यूबरकुलोसिस में कहता है कि एक टर्म है WHO का, अगर 15 दिन लगातार तुमको खांसी हो रही है, 15 दिन से बाद लगातार तुम सस्पेक्ट करो कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसलिए 3 हफ्ता से 8 हफ्ता के भी में ट्यूबरकुलोसिस अक्सर हो जाता है, इसलिए सब एक्यूट में भी ट्यूबरकुलोसिस को रखा गया है। और माइकोप्लाज्मा क्लैमिडिया ग्रुप इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन, इसको माइकोप्लाज्मा फंगल इन्फेक्शन, इस सबको वायरल फंगल, माइकोप्लाज्मा फंगल वायरल और फंगल दोनों को भी सब एक्यूट में रखा गया है। तीसरी बात, लंग्स में हम लोग को जो पढ़ना है उसमें भी क्रोनिक कफ में बहुत ज्यादा डिजीज है, क्रोनिक कफ में भी बहुत ज्यादा डिजीज है और बहुत खराब डिजीज है जो जिंदगी भर लेके चलता है। एक बार हो गया तो समझो जिंदगी भर परेशान रहता है क्रोनिक कफ में। उसमें जैसे अस्थमा, अस्थमा रूम में जैसे अस्थमा, अस्थमा, COPD, अस्थमा, COPD, क्रोनिक परमानेंट क्रोनिक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें 2 डिजीज आता है। क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज में 2 डिजीज आता है। सलमान बताओ कौन 2 डिजीज आता है COPD में, बताओ जल्दी। अस्थमा हो गया सर। नो, गलत। अस्थमा और नो, अस्थमा गलत, आगे बोलो। COPD में 2 डिजीज आता है सर, ब्रोंकियोटेसिस। नहीं, ब्रोंकियोटेसिस नहीं, हट गया। अब बोलो, सिर्फ 2 डिजीज आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फीजमा। इम्फेजमा नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं इम्फीजमा। क्या होता है? इम्फीजमा। इम्फीजमा, हाँ, हाँ, इम्फेजमा से टर्म अच्छा है, इम्फीजमा। तो COPD में 2 चीज है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फीजमा। दूसरा, क्रोनिक कफिंग में ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, दूसरा इसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस का एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस भी एक है। इसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस भी ओल्ड में होता है, हमेशा जिंदगी बहुत आदमी सुना के, हमेशा इसिनोफिलिया हर एलर्जी में चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद पोस्ट नेजल ड्रिप का इंपॉर्टेंट इसमें तो नहीं आना चाहिए, लेकिन बार बार रिकरेंट होता रहता है किसी को एलर्जी, उसलिए दे दिया है। और एसी इनहिबिटर मेडिसिन जो उसको लेने से, यूज करने से, एसीबीटा एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम मेडिसिन जो हार्ट के लिए यानी ब्लड प्रेशर के लिए एक अच्छी, बहुत अच्छी पाली मेडिसिन है। इसको, ये ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन, इसको बार बार लोग यूज करते हैं। तो यूज करते हैं इसलिए उस पेशेंट को अक्सर कफ रिफ्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें जब द मेडिसिन में एक साइड इफेक्ट है ब्रेडिकाइनिन, यानी ब्रेडिकाइनिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें सब्सटेंस कम हो जाता है और भासो एक्टिव ज्यादा होने की वजह से कफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। जो एक्टिव है ना, वासोडायलेटर है, डायलेट करना, तो इसलिए कफ रिफ्लेक्शन कॉमन होने लगता है। दूसरा, स्मोकिंग तो लेता रहेगा तो उसको ऑक्सीजन में ड्राई कफिंग होता है, लेकिन डिजीज के साथ तब वेट कफिंग में चेंज होता है। लेकिन ये क्रोनिक में शामिल किया, जो क्रोनिक स्मोकर है उसको हैबिचुअल स्मोकर, उसके कारण 3 चीज में इसको शामिल किया गया है तुम लोग को, कि कफ का। तो कफ का दूसरी बात, अब कफ का मैं बता दिया था, एक ड्राई कफ, वेट कफ, ड्राई कफ, डर्टी कफ, अनप्रोडक्टिव कफ किस किस बीमारी में होता है, तभी हल्का सा बताया, उसी को फिर से और से इधर बता रहे हैं। जो कॉमन कफ कोल्ड जो होता है, राइनाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस, दैट इज कॉल्ड साइनोसाइटिस, राइनोसाइटिस दैट इज साइनोसाइटिस, दैट इज क्रोनिक रिकरेंट साइनोसाइटिस। तो इसमें ड्राई कफिंग होती है, लेकिन कॉमन कोल्ड जिनमें होता है उसमें रनिंग नोज होता रहता है, रनिंग रहता है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है हो जाए, लेकिन इसमें दिया है शुमार है। दूसरा, पोस्ट नजल ड्रिप, डिस्चार्ज ऑफ ड्रिप बार बार रिकरेंट होता रहता है, उसमें क्रोनिक बहुत आदमी को देखना सालों भर रनिंग बता रहता है, मेडिसिन देते हैं क्योंकि उसके इतना एलर्जन रहता है, बॉडी में इतना IgE बढ़ा रहता है, इसलिए हमेशा सालों भर परेशान रहता है। तो उसमें भी आ जाता है, कभी कभी कफ होता है, लेकिन ड्राई कफिंग हो रहा है, उसमें कफ प्रोडक्टिव कफ निकलता नहीं, रनिंग नोज होता रहता है। दूसरी, अपर एयर डिजीज, इपिग्लोटिस, लैरिंजाइटिस, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, इसमें भी ड्राई कफिंग होता है। दूसरी बात, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में
कुछ वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी कॉमन होता है। दूसरी बात मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस तो तुम लोग सब जानते हो। कोई आदमी बताओ व्हाट इज द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, एक आदमी बताओ। पढ़े हो क्या होता है? सर मल्टी ऑर्गन में सर जब टीबी हो जाए, एमओडी टाइप का मल्टी ऑर्गन में अगर टीबी हो जाता है, सिस्टेमिक ऑर्गन का अगर मोर देन वन ऑर्गन में अगर टीबी हो जाता है तो उसे मिलियरी नहीं। अच्छा निहाल तुम बताओ, निहाल तुम बताओ। ठीक है पूरा होता मल्टी ऑर्गन ठीक है थोड़ा सा, लेकिन तुम निहाल तुम बताओ। निहाल निहाल भाग गया खाना खाने। हेलो एक्सरे करवाने पे। हाँ निहाल। जी सर आवाज जा रही थी। हाँ जी बताओ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है एक लाइन में। सर मिलियरी टीबी में सर मेटास्टेसिस होता है, फैलता है, जैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जा सकता है। और कैसे फैलेगा? बहुत अच्छा एक्सरे करवाने पे सर। हाँ क्या एक्सरे कराने पर? एक्सरे करवाने पे स्पॉट सा मिलता है, पूरे लंग्स में एक स्पॉट बना हुआ मिलता है। क्यों स्पॉट्स मिला? छोटा हम जो कहना चाहते थे उसका पैथोलॉजी नहीं अभी तो बताओ, लाइन पर आ गए, थोड़ा सा बताओ जल्दी, क्या 10 मिनट टाइम रह गया है। क्या होता है कि क्यों होता है, क्यों पूरा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन क्यों फैलेगा, एक पैथोलॉजी इन्वॉल्व कर लेता है ना सर। लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेता है। अब लैब है लिम्फ नोड में इन्वॉल्व होने की वजह से पूरे लिम्फेटिक के पूरे बॉडी में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। और लंग्स में जो एक्सरे करोगे तो पूरे लिम्फेटिक चैनल में पूरा पैसेज मिलियरी छोटा दाना जाता है। और पूरे लोग कैसे, वही हम कहना चाह रहे थे तुमको पता थे कैसे इन्वॉल्व होता है लिम्फेटिक चैनल में। लिम्फेटिक में इन कर देने होने की वजह से पूरा सिस्टम को कर देता है, इसलिए पूरे बॉडी फैल जाता है। समझे? यही मैं बताना चाह रहा था। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मेन वहां तो पहुंचना चाहते, ठीक हो गया। तो मिलियरी ट्यूब में अक्सर क्या होता है, तो इसमें ड्राई कफिंग होती है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में अक्सर जो ड्राई कफिंग होती है, एक काम चला गया इसमें सर कपिंग करने से क्या होगा? क्या हुआ? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में ड्राई कपिंग करेंगे तो सर क्या होगा, उससे फायदा होगा क्या? फायदा क्या होगा? कुछ नहीं, फायदा क्या होगा, लेकिन इसमें सिम्टम है, उसमें ड्राई कफिंग होगा। लोग सोचेगा एसिनोफिलिक कफिंग की तरह मिलेगा, एसिनोफिलिया में भी ड्राई कफिंग होती है, एसिनोफिलिया में भी ड्राई कपिंग से क्या बोले? ड्राई कफिंग हमको ड्राई कपिंग सुना दिया है, कपिंग है कफिंग चलो ठीक है चलो। तो वीपिंग कफ का किसके वजह से होता है, कोई आदमी बताओ, आगे तो बताएंगे। वीपिंग कफ किसके वजह से? वीपिंग कफ हुप की तरह आवाज होती है, वीपिंग कफ हुप की तरह आवाज होती है, बॉर्डेला पल्सिस होता है। हाँ ठीक है, काली खांसी, ठीक है बहुत अच्छी बात। उसके बाद अगला है एटिपिकल न्यूमोनिया। एटिपिकल न्यूमोनिया भी ड्राई कफिंग होगा जी। और उसके बाद लीजेनियो, एक है लियो, क्या है, लेजियोनेला डिजीज। लेजियोनेला डिजीज भी एक न्यूमोनिया का एक डिजीज है, न्यूमोनिया का एक तरह का डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट नहीं करता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट नहीं करता है और उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इनएक्टिव स्टेज में हमेशा रहता है। और बाद में इसी डिजीज का नाम है लीजियो, क्या है, लीजियो नियर, ये बैक्टीरिया है उसके वजह से होता है इसमें, समझे? इसलिए इसमें दे दिया है कि इसका यानी पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं होता है इसमें। उसके बाद गर्ड, इसोफेगल डिजीज में गर्ड, गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज में रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसके बाद लैरेंजियोफरेंजियल रिफ्लेक्स की वजह से ड्राई कफिंग होगा। ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला की वजह से ड्राई कफिंग होगा। यानी ड्राई कफिंग के बारे में बता रहे हैं, इस डिजीज में ड्राई कफिंग होगा। दूसरा सीवियर ड्राई कफिंग इसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस में होता है, याद रखना। इसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस में सीवियर ड्राई कफिंग होता है, पता नहीं चलता लोग को, आंख तर लाल हो जाता, इतना ज्यादा कफिंग होता है, उसको रुकता ही नहीं खांसी। एयर हाइपर रेस्पेंसिव डेटिक अस्थमा में ड्राई वेट दोनों कफिंग होती है। अस्थमा में क्योंकि अस्थमा कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है इसलिए पहले नहीं ड्राई कफिंग होती है, लास्ट में
वेट सेकेंडरी इन्फेक्शन में जब चेंज होता है उसके साथ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाता है, तब अस्थमा में वेट कपिंग होता है, लेकिन शुरू में अस्थमा ड्राई कपिंग होते हैं। दूसरी बात, कोई सीओपीडी का इम्फीजमा में भी ड्राई कपिंग का वेट दोनों होता है। ऐसा भी नहीं है कि इम्फीजमा में सर एम्फिसेमा जो है तो सिगरेट स्मोकिंग से होता है ना। सिगरेट स्मोकिंग का मेन कॉज, एकदम सही। प्यूरो ब्रोंकोल्स का नेरोइंग हो जाना, मेन रिस्क फैक्टर स्मोकर, सिगरेट स्मोकिंग, अदर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में काम करने, जूट मिल में काम करने वाले आदमी को, इनहेलर वाला, ये सब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग। एकदम सही। इम्फीजमा यानी ब्रोंको इन हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, ट्यूबुलर हार्ट शेप, दैट इज कॉल्ड इम्फीजमा। उसके बाद इरिटेशन ऑफ द एयरवे, अभी मैंने जैसे बताया, डस्ट, स्मोक, पाउडर इनहेल, केमिकल इंडस्ट्री काम करने वाला को ड्राई कफिंग होता है, क्योंकि डस्ट स्मोक जो डस्ट से बैठेगा, कफिंग ज्यादा होगा। उसके बाद मेलिग्नेंसी में इंडोब्रेकियल ग्रोथ, मेडिएस्टियन ट्यूमर, लंग्स पैंक्रेमल डिजीज में इंटरस्टेशियल लंग डिजीज, यानी दैट इज कॉल्ड एल्वेलर डिजीज, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज जो है, इस सब में अक्सर होता है। अभी एसीबी इन्वेटर बताइए, इसमें भी ड्राई कफिंग होता है। दूसरा प्लूरिसी और प्लूरल इफ्यूजन में भी खांसी बहुत ड्राई कफिंग होता है, बहुत परेशान हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन में। प्लूरल इफ्यूजन में बायलेटर में तो और ज्यादा हो जाता है और यूनिलेटर में भी कम होता है, लेकिन इसमें होता है। और इसके बाद कोई भी फॉरेन बॉडी इनहेल, किरासन ऑयल का इनहेल करने, किरासन ऑयल का इनहेल करेगा तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई कफिंग होने लगता है, पूरे न्यूमोनिया पैच लंग्स में हो जाता है। न्यूमोथोरेक्स में, एरोटिक एनोरिज्म में, न्यूरोजेनिक एंड साइकोजेनिक कफिंग में। सर निमोथोरैक्स क्या है? न्यूमोथोरेक्स एयर एंट्री इन द लंग्स में, न्यूमो में एक एयर में कोई लंग्स के एक लोब या मल्टीपल लोब में एयर का आ जाना, उसमें पैचेज आ जाना, उसमें क्या हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स की तरह हो जाएगा, उसमें हाइपर क्या हो जाएगा, ब्लैकिश कलर आ जाएगा, पूरा निमोनिया पैच आ जाएगा, यानी एकदम ब्लैक कलर आ जाएगा इसमें, यानी इतने समझो प्लूरा के अंदर में लीक करने की वजह से भी हो जाएगा, ट्रोमा चोट लगने की वजह से हो सकता है जनरल से। न्यूमोथोरेक्स समझे, एक होता है न्यूमोथोरेक्स, दूसरा होता है हाइड्रोथोरेक्स में वाटर हो जाना, न्यूमोथोरेक्स में एयर का आ जाना, एयर का लंग्स में फिलअप हो जाना, और और पाइथोरेक्स में पस का आ जाना, हीमोथोरेक्स में ब्लड का आ जाना लंग्स में। समझे निमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एयर का भर जाना, नीडल से एफएनसी करेंगे, चेस्ट ट्यूब लगाना पड़ेगा। हाँ, चेस्ट ट्यूब नहीं तो सबसे पहले नीडल डाल कर देखना है कि उससे नीडल डालेंगे, उससे सीधे एक बोतल लेंगे, एक आईबीसेट के नीडल डालेंगे और रबर लेकर बोतल में डालेंगे, पानी धीरे ड्रॉप गिरता रहेगा, पता चल जाएगा। दूसरी कितना है, अगर ज्यादा रहेगा तो चेस्ट ट्यूब डालेंगे, ज्यादा रहेगा तब, कम रहेगा तो सीरीज से खींच के निकाल लो, तो निकालने में चोट रहेगा, ट्रोमा इंजरी होगा, इसलिए एक बोतल रखो, पानी 2 ट्यूब उल्फ बोतल रखो, उल्फ बोतल जिसको कहते हैं, एक में एयर निकलने का जिसमें पानी रहेगा, अब पाइप सीधा डाल दो, पानी में एयर गिरेगा, इससे क्या लंग्स में बैक रिवर्स एयर नहीं जाएगा। तो समझे, तो न्यूमोथोरेक्स का सबसे पहला उस मेथड से करेंगे, दूसरी मेथड ट्यूब डालेंगे, ये रिस्की मेथड है, करते हम भी करते हैं, डालते हैं। ह्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, पाइथोरेक्स, समझ गए, एक में सब थोरेक्स, और सभी थोरेक्स में ड्राई कफिंग होता है, याद रखना। उसके बाद अब आए वेट कपिंग। अब क्या है, जो कफिंग, वेट कफिंग, तो वेट कफिंग म्यूकस प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, समझे, तो प्रोडक्टिव कफ में जो होता है कि नॉर्मल जो 100 ml ऑफ द म्यूकस 24 घंटा में पीरियड में, नॉर्मल जिसको बीमारी जनरल आता है उसको सिक्रेशन होता है, जनरल में होता रहता है, 24 घंटा में हो जाता है 24 ml, एलर्जी मौसम चेंजिंग हुआ, लेकिन उससे जब ज्यादा हो जाता है तब उसको कहेंगे प्रोडक्टिव कफ। जब उसको 100 ml से ज्यादा 24 घंटा कफ निकलता है उसको कहेंगे प्रोडक्टिव कफ में शुमार करते हैं। और प्रोडक्टिव कफ में जो है सबसे पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, समझे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके बाद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकी एक्टेसिस और लंग्स एब्सेस, इस सब में अक्सर प्रोडक्टिव कफ होता है, ठीक है।
उन्हें बहुत ज्यादा ब्रोंकोरिया होता है जाता है, इतना ज्यादा खाली लगता निकलता रहेगा, इतना निकलता रहा, जबकि खासकर ब्रोंकिएक्टिस में तो इतना कफिंग निकलेगा, इतना बदबूदार कफिंग हो जाएगा, निकलेगा एकदम पूरा, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, क्लामिडिया इन्वॉल्व हो जाता है, सेकेंडरी फर्स्ट न्यूमोकोकस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा बदबूकार ज्यादा करता रहता है। तो ये कुछ बताया। दूसरी बात इसको हम बताना चाह रहे थे, इसको म्यूकस प्रोडक्शन में नॉर्मल इतना होता है, और म्यूकस इंक्रीज लंग्स में इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन ड्यू टू हम लोग स्मोकिंग जो करते हैं उसमें इन्वायरमेंटल इरिटेशन की वजह से होता है, एलर्जन की वजह से, इन्फेक्शन और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कुछ दिया हुआ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यह ब्रोंकियल अस्थमा में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद ही होता है, और या कोई फॉरेन बॉडी इनहेल होने के बाद 10 दिन 15 दिन रह जाए उसके बाद तब सेकेंडरी में जो होता है म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, उससे शुरू में नहीं होता है। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन का यानी विस्कोसिटी म्यूकस का प्रोडक्शन का सेलिब्रिटी इफेक्टिवनेस देखना है। म्यूकस प्लग होता है, एयर रेजिस्टेंस इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियल लीड टू द